हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज आप लोग के लिए सोशल साइंस का बहुत ही बेहतरीन वीडियो पावर शेयरिंग, यानी कि जो आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है। पावर शेयरिंग होता क्या है, पावर शेयरिंग कैसे श्रीलंका में हुआ था, कैसे बेल्जियम में हुआ था, बेल्जियम कितनी बार अपने संविधान को ठीक किया था, बेल्जियम कैसे ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया पावर का कि वहां पे जो अलग अलग टाइप के लोग थे, डच थे, फ्रेंच थे, कैसे उन लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और उसके बाद श्रीलंका किस तरीका से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि उन लोगों के बीच में इतना ज्यादा वायलेंस हो जाता है कि कहीं ना कहीं बाकी देशों को भी जाकर के उनको समझाना पड़ता है। और कैसे तमिल लोग इतना ज्यादा खफा हो चुके थे, कैसे एक नया लैंग्वेज बनाया गया था, कैसे उस लैंग्वेज को नेशनलाइज कर दिया गया था, और कैसे लोगों को मजबूर किया जाता था श्रीलंका में रहने वाले तमिल्स को कि आपको आपको सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज को ही यूज करना है। सारी चीजों के बारे में समझेंगे और कोशिश करें कि जितना ज्यादा शॉर्ट, जितना ज्यादा इजी तरीका से आपको ये चैप्टर बहुत ही बेनिफिशियल हो आपके लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, पावर शेयरिंग क्लास 10 चैप्टर 1 सोशल साइंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका का कॉम्पोजिशन समझते हैं कि सर बेल्जियम में कितने परसेंट लोग था। 20 से आप याद रखिएगा बेल्जियम, 20 से आप याद रखिएगा बेल्जियम, और ए से आप याद रखिए श्रीलंका। देखिए अब तीनों का कंपोजिशन समझते हैं कि सर यहाँ पे कितने प्रकार के लोग रहते थे और यहाँ पे कितने प्रकार के लोग रहते थे। ठीक है, यहाँ पे डच, फ्रेंच और जर्मन रहते थे। क्या रहते थे? डच रहते थे, फ्रेंच रहते थे और जर्मन रहते थे। अब जब इतने सारे लोग रहते थे तो कहीं ना कहीं, जैसे देखिए ये जो समझाया गया वो हरियाणा से मैच किया गया है कि देखिए जो बेल्जियम है ना, वो छोटा सा कंट्री है जो कि हरियाणा से भी कम है। जो हरियाणा का आबादी है उससे भी कम आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि बेल्जियम का था। ये जो है किसके किसके साथ बॉर्डर लगाता है ना, ये ध्यान रखिएगा। फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ। इसी वजह से यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस लैंग्वेज देखने के लिए मिलता है। और साथ में एक देश छोटा सा लग्जमबर्ग है, 4 देशों के साथ घिरा हुआ था। और इसका जो पॉपुलेशन था वह कहीं ना कहीं 1 करोड़ था। जैसे हरियाणा का पॉपुलेशन टोटल आपको 2 करोड़ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसका जस्ट आधा आबादी था जो किसका था, तो आपका बेल्जियम का था। ठीक है, अब यहाँ का जो एथनिक कॉम्पोजिशन, एथनिक बता चुके थे। एथनिक यानी कि हम लोग उस ग्रुप को बोलते हैं कि किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया में एक ही लैंग्वेज, एक ही धर्म, एक ही झंडा के अंदर रहने वाले लोगों को हम लोग मेनली एथनिक ग्रुप बोलते हैं, जो कि एक लोकल एरिया में रहते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप के लोग रहते थे, डच, फ्रेंच और जर्मन। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था ना भैया कि एक जगह था सेंटर, एक जगह था बाकी देश। तो एक जगह पे फ्रेंच बहुत ज्यादा थे और एक जगह पे डच बहुत ज्यादा थे, तो दोनों लड़ते रहते थे। सर फ्रेंच कहाँ पे थे, डच कहाँ पे थे? तो फ्रेंच जो थे ना, वह कहीं ना कहीं जो इसका राजधानी था, बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स। क्या था? ब्रुसेल्स जो था। स्पेलिंग तो कुछ गलत है, स्पेलिंग देख लीजिए। ठीक, क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स स्पेलिंग देखिएगा एक बार, गलत है हो सकता है। तो जो ब्रुसेल्स था बेल्जियम की राजधानी, वहां पे सबसे ज्यादा फ्रेंच लोग थे और वहां पे डच का संख्या कम था। लेकिन वही जब पूरे देश में बात करते थे तो डच का संख्या ज्यादा था और किसका संख्या कम था, तो फ्रेंच का संख्या कम था। अब यहाँ पे देखिए सोशल डिविजन्स जो कि शेयर करता है सेम कॉमन कल्चर को, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, तो आपको एथनिक बोलते थे। अब यहाँ पे देखिए 3 टाइप के लोग रहते थे, डच हो गया, फ्रेंच हो गया और कौन सा हो गया, जर्मन हो गया। ये 3 टाइप के लोग थे, जो कि डच आपके जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते थे और आपका 59% था पूरे के पूरे देश में। दूसरे थे वेलोनिया एरिया में रहने वाले लोग, जो कि फ्रेंच बोलते थे, और ये आपका 40% था। और जो 1% बच गया वो आपका ईस्टर्न रीजन में रहते थे, जो कि जर्मन थे, जो कि 1% थे। पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन था यहाँ पे ब्रुसेल्स का। लेकिन जब आप कैपिटल ब्रुसेल्स में आते हैं, बेल्जियम का था, लेकिन जब आप कैपिटल ब्रुसेल्स सही लिखे थे स्पेलिंग स्टार्टिंग में क्या था, ब्रुसेल्स, BRUSSELS, ब्रुसेल्स। तो जो ब्रुसेल्स था उसका कंपोजिशन अलग था। क्या बताया था कि सर राजधानी में 80% फ्रेंच रहते थे और 20% डच रहते थे। बस इतना कंपोजिशन याद रखना है, लेकिन इतना आसानी से कंप्लीट नहीं होने वाला था। अब यहाँ पे पावर शेयरिंग का डिमांड चलने वाला था कि भैया हम लोग सेंटर में ज्यादा है तो हमको पावर ज्यादा चाहिए, और पूरे देश में हम लोग ज्यादा है तो पावर हमको भी ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे दोनों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। कोई भी एक मानने की रेडी नहीं था कि भैया हमको ज्यादा चाहिए, हमको ज्यादा चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोनों लोग मिल करके डिसाइड करते हैं कि जो जितना पावर शेयरिंग है, जिसका पॉपुलेशन जहां पे जितना है उसके अनुसार से पावर को शेयर किया जाएगा, कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगा और सब लोग मिल करके एक देश में रहेंगे। लेकिन वही
आप जब बेल्जियम का देखेंगे तो इतना आसानी से बांट देता है। कैसे बांटता है बता चुके थे, पूरा का पूरा समझा चुके थे, कहाँ पे कितने लोग हैं जो कि बोलने वाले थे वो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज हम आपको बताएं। नेक्स्ट देखिए क्या है। अब दूसरा देश पगला देश इसको हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पगला देश? क्योंकि जल्दी में आप देखे होंगे श्रीलंका में क्या क्या देखने के लिए दृश्य मिला, नेपाल में क्या क्या देखने के दृश्य मिला, बांग्लादेश में क्या क्या दृश्य मिल रहा है, और पाकिस्तान तो भैया सब लोग जानते ही हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे श्रीलंका का बात करते हैं तो आज ही ऐसा इसकी स्थिति नहीं था कि भैया पूरे के पूरे युवा बाहर निकल जाते हैं और वहां के प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकते हैं, वहां के राष्ट्रपति को उखाड़ फेंकते हैं। ये स्टार्टिंग से ऐसा था, यह चाहता था कि जो जैसे सिंपल है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन यहाँ पे ऐसा काम होने वाला नहीं था। यहाँ पे मेनली 3 टाइप के लोग ही रहते थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोग रहते थे वो आपके कौन से लोग रहते थे? तो जो सिन्हाला बोलते थे और बुद्धिस्ट लोग थे। कौन से लोग थे? बुद्धिस्ट लोग थे। और जो कि सिन्हाला बोलते थे वो सबसे ज्यादा 74% लोग रहते थे। अब आप खुद सोचिए कि यदि 74% लोग आप ही के रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप चाहिएगा ना कि डोमिनेशन हमारा हो जाए, और यही इनके लिए सबसे ज्यादा ड्रॉबैक के रूप में काम करता है। सेकेंड नंबर पे तमिल बोलने वाले लोग थे जो कि 18% थे। सर वहां पे तमिल कैसे आ गए श्रीलंका में? तो देखिए जो श्रीलंका है वो कहीं ना कहीं तमिलनाडु से हमारे स्टेट से जुड़ा हुआ है, तो जिसके वजह से यहाँ से जो प्लांटेशन वर्कर थे वो श्रीलंका में गए थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा लेकर के जाए गए थे, तो वहीं पे अपना रह गए, वहीं पे बस गए और वही एक कम्युनिटी बन गया जो कि 18% कहीं ना कहीं शेयर रखता है। और 18% में भी 2 टाइप के लोग थे, एक थे जो हिंदू को फॉलो करते थे, दूसरा मुसलमान भी फॉलो करते थे। लेकिन जो 13% लोग थे वो श्रीलंकन तमिल थे, यानी कि जो वहीं पे रह चुके थे और जो वहीं पे बस चुके थे। दूसरे थे इंडियन तमिल जो कि इंडिया से गए थे, अभी पूरी तरीके से वहां पे बसे नहीं थे। और तीसरा नंबर पे आपके क्रिश्चियन आते थे जो कि 7% का अपना शेयर रखता था। ये पूरा का पूरा किसके बारे में था? श्रीलंका कॉम्पोजिशन। तो याद रखिएगा 74% सिन्हाला था, उसके बाद 18% तमिल था। तमिल भी 2 कैटेगरी में बटा हुआ था, एक था 13% जो कि सबसे ज्यादा था, जो कि क्या था? श्रीलंकन तमिल था। दूसरा था आपका 5% जो कि इंडियन तमिल था, और उसका जो 7% था वो आपका क्रिश्चियन था। पूरा पूरा दिया गया है। ये आप रीजन याद है, कैंडी, कोलंबो, ठीक है, बैटिकोला, उसके बाद क्या है? ट्रिनोकोम्बले। ये 3 स्टेट थे अलग अलग, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये भी कंपोजिशन देख लिए और उसके बाद बेल्जियम का कंपोजिशन देख लिए। कैसे? बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स में अलग पावर डिवीजन था, और वही जब आप नीचे जाते हैं कि पूरे पूरे राजधानी छोड़ करके बाकी जगह पे जाते हैं तो किस तरीके से अलग अलग लोगों का कंपोजिशन था, तो दोनों बहुत ज्यादा अलग था। यहाँ पे भी आपको सेम देखने के लिए मिला, लेकिन बेल्जियम थोड़ा सा दिमाग वाला था। कैसे दिमाग वाला था? ये सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कैसे बहुत ज्यादा दिमाग वाला था और डिसाइड किया कि भैया पावर एक जगह पे रखे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को क्या बोलते हैं, डिससेटिस्फैक्शन हो ही जाएगा, लोगों को परेशानी आ ही जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना कि पावर को बराबर बांट देते हैं। भाई कोई दिक्कत नहीं, बराबर बांटेंगे, आराम से करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगा, और मिल बांट के खाएंगे। भैया एक को खाने से क्या होगा? पेट दर्द हो जाएगा। सबको मिल बांट के खाते हैं, खुशी खुशी खाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मेजोरिटेरियनिज्म इन गवर्नमेंट क्या होता है? देखिए सबसे पूछता है व्हाट इज मेजोरिटेरियंस, क्या होता है? तो देखिए मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है मेजोरिटी का जहां पे राज हो उसी को क्या बोलते हैं? मेजोरिटेरियन बोलते हैं। देखिए सिंपल ये समझिए कि जहां पे 74% किसी एक आबादी का वर्चस्व हो, किसी एक आबादी के लोग हो, तो उन लोग बिल्कुल भी चाहेंगे कि यहाँ पे हमारा ही राज होना चाहिए। तो वही चीज श्रीलंका के लोग करते हैं और इसे क्या बोलते हैं? मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट था वो डिसाइड करता है ना कि जो हम लोग का लैंग्वेज सिन्हाला है ना, वो उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा, और स्कूल कॉलेजेस ऑफिशियल हर एक जगह पे हमारा लैंग्वेज ही होगा। दूसरा काम ये करता है इन लोग कि अपने ही लोगों को जॉब देना शुरू कर देता है, स्कूल में, कॉलेजेस में, हर एक जगह पे। और तमिल लोगों को ऐसा फील होता है कि हम लोग को तो अलग कर दिया जा रहा है, हम लोग को एलिनेट किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से उनको परेशानी होने लगता है और लोग धीरे धीरे डिमांड करते हैं कि हम लोग को भी जॉब मिलना चाहिए, हमारा लैंग्वेज को भी, तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए। और यहीं से डिसइंटीग्रेशन शुरू होता है, और एक ऐसा टाइम आता है ना कि जब दोनों देश के बीच में, सॉरी दोनों कम्युनिटी के बीच में सिविल वार की जैसे स्थिति देखने के लिए मिलता है। सिविल वार हो जाता है और पूरा देश को फिर ऑफिशियल लैंग्वेज हटाना पड़ता है, और कहीं ना कहीं इनको भी प्रेफरेंस देना पड़ता है, क्योंकि उन लोग जब एलिनेटेड फील कर रहे थे तो अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाना शुरू कर दिए, अपने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिए। तो ये सब परेशानी देखने के लिए मिलता है। देखिए श्रीलंका को सबसे पहले आजादी मिला था 1948, ब्रिटिशर्स ही राज करते थे उनके ऊपर। जो सिन्हाला लीडर थे वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट जब भी बने तो हमारा मेजोरिटी का सरकार ही बने। मेजोरिटेरियन का मतलब होता है कि एक ऐसा बिलीफ जहां पे मेजोरिटी कम्युनिटी सोचता है कि जो रूल होगा वह कहीं ना कहीं हम डिसाइड करेंगे, हम ही सारे रूल बनाएंगे और हम ही इस देश पे रूल करेंगे, उसी को बोलते हैं मेजोरिटेरियन बोलते हैं। अब देखिए जो भी
मेजोरिटी गवर्नमेंट था, 74% लोग थे, तो वोटिंग करेंगे 50% भी, तो जीत तो किसका होगा? सिन्हाला वाले लोगों को ही होगा। तो जब वो जीत जाते हैं और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट होता है एज अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन पॉलिसीज, तो जब आने के बाद जितना भी पॉलिसी आता है धड़ाधड़ किसके बारे में बनाने लगते हैं? तो जो सिन्हाला था उसी के लिए बनाने लगते हैं, उनके लोगों के लिए बनाने लगते हैं। और 1956 याद रखिएगा, 1956 में एक एक्ट पास किया गया, यही सबसे बड़ा कारण था। 1965 में, सॉरी 1956 में, 1956 में, 1948 में आजाद हुआ था, और सिर्फ 8 सालों के बाद 1948 में और 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है? 56 हो जाता है। यानी कि 1956 में यह क्या करता है कि मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट सोचता है कि भैया हम लोग का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है सिन्हाला, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं। सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट था। अब क्या है, प्रेफरेंशियल पॉलिसी जो था वो फेवर करता था सिन्हाला एप्लीकेंट्स को, यानी कि जो भी एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन डालते हैं जॉब के लिए, तो सिन्हाला लोगों को सबसे ज्यादा मात्रा में जॉब मिल रहा था। और एक दूसरा रीजन था कि जो गवर्नमेंट जॉब था उसमें बाकी लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा था। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को इंकरेज किया गया, बनाया गया, जो कि बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करता था, बुद्धिज्म को बढ़ाता था। तो 3 चीज ऐसा था जो कि ट्रिगर के रूप में काम करता है, और जितने भी तमिल लोग थे उन लोग अपने आप को एलिनेटेड फील करने लगते हैं, और उसके बाद सिविल वार की स्थिति आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमॉन्ग तमिल के बीच में बहुत ज्यादा एलिनेशन का फीलिंग आ रहा था। कैसे आ रहा था सर? तो अभी बताएं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जो लैंग्वेज था, उसमें कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इक्वल राइट्स नहीं दिया जा रहा था। इसके वजह से उन लोग परेशान थे, और जो सिन्हाला और तमिल के बीच में जो रिलेशन था वह धीरे धीरे खराब होते जा रहा था सर। और जब खराब हो रहा था तो जो श्रीलंकन लोग तो डिमांड किए कि यदि आप अपने लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाते हैं, कौन से लैंग्वेज को? सिन्हाला लैंग्वेज को। कब बनाते हैं? तो 1956 में बनाता है। आजाद कब होता है? तो 1948 में होता है। 8 साल के बाद अपने लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना लेता है। तो जब वह ऑफिशियल लैंग्वेज बनाता है तो क्या होता है, जो तमिल लोग थे उन लोग भी डिमांड करते हैं कि भैया हमको भी, मेरा भी तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो और रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, यानी कि हमारा रीजन को एक ऑटोनॉमी शासन दे दो। हम लोग राज करेंगे, हम लोग रूल करेंगे, हम लोग देश पे रूल नहीं करना है, लेकिन जो हमारा रीजन है वहां पे हमारा राज होना चाहिए। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स, अब बोले कि हमारे बच्चे लोग को एजुकेशन में इक्वल राइट्स होना चाहिए, जॉब्स में इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, डिमांड करने शुरू कर देते हैं। और बाय 1980 सेवरल पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट। उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं और सब लोग डिमांड करना शुरू कर देते हैं तमिल एलम स्टेट, एलम का स्टेट होता है, तमिल स्टेट का डिमांड कर देते हैं। और श्रीलंका का जो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट था उसको तोड़ने लगते हैं, यानी कि अलग करने लगते हैं। डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटी, जो दो कम्युनिटी के बीच डिस्ट्रस्ट था उसके वजह से वहां पे सिन्हाला और तमिल के बीच में सिविल वार देखने के लिए मिलता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटी वर किल्ड, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और वहां पे बहुत ज्यादा सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिकल लाइफ उस कंट्री का तबाह बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट आपका है अकोमोडेशन इन बेल्जियम, लेकिन वही बेल्जियम बहुत चालाक था, वो बोलता है कि हम इतना ज्यादा बुर्बकाही नहीं करने वाले हैं, हम एक ऐसा शासन लाएंगे, हम एक ऐसा रूल लाएंगे, हम एक ऐसा पावर शेयरिंग करेंगे ना, किसी कोई परेशानी नहीं होगा, सब लोग अपने एरिया में राजा कहलाएगा। क्या करता है? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट याद रखिएगा जब भी पूछेगा कि आखिर क्या क्या चेंजेस किया था, क्या क्या एकोमोडेशन किया था बेल्जियम, जिससे बेल्जियम में श्रीलंका के जैसा हाल नहीं हुआ। तो यही 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट कि between 1970 to 1993 the Belgium leader amended the constitution 4 times। हम याद कीजिए 4 टाइम्स कम से कम चेंज किया था, 4 बार सोचिए, यानी कि जहां पे भी लग रहा था कि यहां से प्रॉब्लम आएगा फिर से चेंज कर देते। चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, जितना ज्यादा हो सके। चेंज किसके लिए होता है? वहां के लोगों के लिए। लोगों को लग रहा है दिक्कत है तो चेंज कर दो भाई, यहाँ पे चेंज कर दिया गया था, और 4 बार चेंज किया गया था। और इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर पीसफुल, डिसाइड किया गया कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने जहां पर सब लोग इक्वल फील करें, सब लोग खुशी से रहे। क्या क्या किया था? सबसे पहला सेंटर गवर्नमेंट की इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, यानी कि सेंटर पे इक्वल होंगे, डच और फ्रेंच दोनों इक्वल होंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी टू मेंबर ऑफ ईच, यानी कि जितने भी लिंग्विस्टिक ग्रुप है उसका जो मेजॉरिटी लोग है ना उनको भी शामिल किया गया, और उन लोग डिसाइड करेंगे क्या रूल्स बनाना है, क्या चेंजेस करना है। सेकेंड, स्टेट गवर्नमेंट, जब स्टेट में आया तो वहां भी अलग अलग कम्युनिटी का पॉपुलेशन अलग अलग था। तो यहाँ पे क्या किया गया कि मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा पावर था, बोला कि भाई इतना पावर है कि करेंगे क्या, दानी बनते हैं। कुछ पावर किसको देते हैं? स्टेट को देते हैं।
वो रूल करेगा, राज करेगा अपना में, हमको परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा, और यही करता है। और नोट सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल, यानी कि पूरा का पूरा वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करेगा, वह खुद से कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकता है। अब ब्रुसेल्स जो राजधानी था वहां पे कॉम्पोजिशन अलग था, तो यहाँ पे क्या किया गया सर, हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट, वहां पे भी सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया गया और सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया, जितना भी कम्युनिटी था सारे कम्युनिटी को। द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, वहां पे फ्रेंच ज्यादा था तो बोला कि भैया हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग भी इक्वल रखेंगे, और डच वाले को भी, और उसके बाद जर्मन स्पीकिंग थे सबको इक्वल राइट्स देंगे। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट का तो जो कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे, जो एक लैंग्वेज को ज्यादा सपोर्ट करते थे, उनके लिए अलग मिनिस्टर्स बनाए गए जो कि अपने लैंग्वेज अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ाने का काम करे। इसकी वजह से ही जो वहाँ का कल्चरल चीज था, पॉलिटिकल चीज था, स्टेबल रहा और कोई भी परेशानी देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन जो बुर्बकवास श्रीलंका था वहां पे वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है, बोलता कि नहीं, पूरा का पूरा चीज हम ही हड़पेंगे, हम ही करेंगे राज। यहाँ पे तमिल लोगों को राज नहीं करने दिया, क्रिश्चियन को राज नहीं करने दिया, लेकिन तमिल लोग चुप नहीं बैठे, अपने राज के लिए, अपने हक के लिए लड़ते हैं, और लड़ने के बाद क्या करते हैं, उन लोग सिविल वार वहां पे कर देते हैं। अब देखिए, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल से क्या सीखने के लिए मिला, पहला यही सीखने के लिए, जो भी बेल्जियम के लोग थे उन लोग को रियलाइज हो गया था कि यदि यूनिटी रहेगा कम्युनिटी कंट्री में तभी पॉसिबल है दोनों को फीलिंग को रिस्पेक्ट करना, इंटरेस्ट को ठीक करना, तभी जाकर के एक ही जगह पे अलग अलग कम्युनिटी रीजन रह सकता है। रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर, और सारे लोग डिसाइड किए कि हम लोग पावर को शेयर करेंगे, और तभी जाकर के ब्रुसेल्स को बेल्जियम में, जो ब्रुसेल्स का बेल्जियम में, वहाँ पे यूरोपियन यूनियन का क्या बनाया गया, तो वहाँ पे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया गया ब्रुसेल्स को, कि कितना पीसफुल जगह है। श्रीलंका रिफ्लेक्ट करता है मेजोरिटी कम्युनिटी को, दिखाता है कि कैसे वह डोमिनेट करना चाहता था और जिसके वजह से ये सब परेशानी देखने के लिए मिला वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रूडेंशियल रीजंस बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशंस ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, ठीक है। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, मोरल रीजंस और दूसरा प्रूडेंशियल रीजन होता है। देखिए, अब आप एक चीज, प्रूडेंशियल रीजन का मतलब हुआ जब आप सोच समझ के कोशिश करते हैं कि यदि हमें डिसीजन लेते हैं तो इस डिसीजन में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिल सकते हैं, तो उसको प्रूडेंशियल रीजन बोलते हैं। दूसरा होता है मोरल रीजन। जैसे सपोज कीजिए कि आपको बोले कि आपको कोई बच्चा थप्पड़ मारता है, ठीक है, आपसे बड़े इंसान है, आप कुछ गलत किए, सपोज कीजिए किसी भी कारण से गाली दे दी, आपको थप्पड़ मारता है, तो आप दो चीज सोचते हैं। पहला चीज सोचते हैं कि हमको थप्पड़ कैसे मार दिया, यदि मारा है तो हम इसको मारेंगे, और यदि उससे पिटा भी जाए तो आप सोच के रखते हैं कि इतना पिटा तो जाएंगे जितना में हम जिंदा रह सके, बच सके, ठीक है, मार के साथ भाग जाते हैं, मार के भागे तो शायद बच जाएंगे, वो आपका प्रूडेंशियल रीजन होता है, तब सोचते हैं, दिमाग से कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा होता है मोरल रीजन, सोचते हैं कि भैया हम गलती तो किए हैं, थप्पड़ तो मारे हो भैया, लेकिन गलती तो की है, क्या गलती की, गाली दे दी, गाली नहीं देना चाहिए था, ठीक है, तो गाली दे दी तो हमको तो मारेंगे, तो यहाँ पे आपका मोरल रीजन हो गया। आप सोचे कि नहीं, गलत किए है, मेरा मोरली हम खराब थे, हम गलत किए तो हम पिटा गए, चलो सह लेते हैं, तो दो रीजन होता है। अब दोनों रीजन से देखते हैं कौन कौन कैसा सही है, कौन गलत है। अब आगे देखिए क्या है, सबसे पहले आपका आता है प्रूडेंशियल रीजन, सेम ही चीज दो बार कॉपी हो गया है, क्या है देखिए, प्रूडेंशियल मोरल रीजन क्या होता है। देखिए, प्रूडेंशियल रीजन सबसे पहले बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशंस ऑफ गेन एंड लॉसेस, क्या आप कैलकुलेशन करते हैं कि हम एक चीज रूल लाएंगे तो क्या गेन होगा, क्या लॉसेस होगा। हेल्प टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कोशिश करते हैं कि जो सोशल ग्रुप है उसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी, और कभी कभी आप क्या करते हैं, अपना मेजोरिटी के विल को इम्पोज करते हैं माइनॉरिटी पे, और जिससे आपको देखने के लिए मिलता है बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे दिक्कत, और वहां पे जो गवर्नमेंट होता है कहीं ना कहीं उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है, और वहां के यूनिटी को अंडरमाइन करता है। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it is often bring ruining the majority। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि आप किसी पे कब्जा करना चाहते हैं तो जब तक सह जाता है तो ठीक है, लेकिन जिस दिन वो चाहेगा कि हमको सहना नहीं है तो उसके वजह से आपका जो मेजोरिटी था पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है, रुइन हो सकता है। लेकिन जो मोरल रीजन होता है बहुत ही बेस्ट होता है, ठीक है। ये क्या है, बेस्ड ऑन प्योरिटी मोरल कॉन्सिक्वेंस, जो भी आपका मोरल कॉन्सिडरेशन होता है, आप सोचते हैं कि मोरली क्या सही है, अरे भैया एक देश में पैदा हुए हैं, सबके लिए बराबर का हक है, इसी देश में जन्म लिया है, हम लोग ज्यादा है तो क्या हुआ है, तो इसी देश का, उसको भी उसी रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, जो जिसके लायक है उसको वही मिलेगा, नहीं राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यहाँ पे राजा वही बनेगा जो कि राजा के लायक हो, ठीक है। अब अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट। Of a legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system और emphasis act of power sharing as valuable। तो देखिए यहाँ पे डिसाइड होता है लोगों के द्वारा कि लोग जिसको चुन करके लाते हैं वह सबके लिए रूल बनाता है, सबको शासन करने का मौका देता है, वह खुद ही सब कुछ नहीं डिसाइड करता है। इसी को मोरल रीजन बोलते हैं कि यदि आप सरकार को चुने हैं, आप इस देश में है तो आपके पास पावर बनता है कि आप सरकार को चुन सके, सरकार को इलेक्ट कर सके और फिर सरकार आपके लिए भी डिसीजन ले सके।
अब नेक्स्ट क्या है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए पावर शेयरिंग दो टाइप का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और दूसरा होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। हम लोग का देश में हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होता है। क्यों सर? देखिए यहाँ पे आपको 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट मिलेगा, ठीक है। पहला जुडिशियरी मिलेगा, एग्जीक्यूटिव मिलेगा और लेजिस्लेचर मिलेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपका बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल, कभी कभी तो सोशल ग्रुप्स के बीच में भी आपको पावर शेयरिंग देखने के लिए मिलेगा और कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स के बीच में भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं क्या होता है, ऐसे समझा चुके हैं पावर शेयरिंग क्या होता है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पहला अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव होगा, जुडिशियरी, हम लोग को इसी रूप में देखने के लिए मिलता है। अमंग गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स के बीच में जो देखने के लिए मिलता है। और तीसरा सोशल ग्रुप और रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में देखने के लिए मिलेगा। और लास्ट में पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स, इसके बीच में देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग बताएं कि हम लोग का जो देश में होता है वह क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग होता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर होता है। लेकिन ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस होता है। पूछा जाता है कि व्हाट इज चेक एंड बैलेंस इन पावर शेयरिंग। तो चेक एंड बैलेंस का ये मतलब होता है कि यदि आप कोई भी चीज करते हैं तो आपके ऊपर भी एक अथॉरिटी है और वह डिसाइड करे कि आप सही करें कि गलत करें। जैसे सपोज के एग्जांपल देते हैं कि यदि लेजिस्लेचर रूल बनाती है पार्लियामेंट में कि एक रूल बना दिए, क्या रूल बना दें कि 10 साल के बाद कोई भी बच्चा अपने से फोन यूज नहीं करेगा, उसका एज कम से 10 साल से नीचे के बच्चा कोई भी फोन यूज नहीं करे, उसको कम से कम एज 18 होना चाहिए तभी फोन यूज कर सकता है और 10 साल के ऊपर अपने मम्मी पापा से पूछ के यूज कर सकता है। तो उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा जुडिशियरी है वह डिसाइड करेगा, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा हाई कोर्ट है, वो डिसाइड करेगा कि जो लॉ बनाया गया है वह सही है कि गलत है और उस लॉ पे वर्डिक्ट दे देगा, ठीक है। और उसके बाद जो लॉ लाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका होगा, तो आपका जुडिशियरी सॉरी एग्जीक्यूटिव का होगा। तो इसी को हम लोग चेक एंड बैलेंस बोलते हैं कि जो भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट करता है तो नीचे के लेवल उसको या ऊपर के लेवल उसको जांच करने के लिए उत्तरदायी होता है। Power sharing shared among different organ of government such as the legislature, executive and judiciary, ठीक है। पूछता है कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल एंड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। देखो होते सबका पावर सेम, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कोई जज है तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, कोई प्रधानमंत्री वो बहुत ज्यादा पावरफुल, सब अपने जगह पावरफुल है, सबको अलग अलग एरिया दिया गया है और उस एरिया के सबसे बेताज बादशाह हो सकते हैं, लेकिन बाकी एरिया के वह फीकी बिल्ली ही रहेंगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ईच ऑर्गन चेक्स एंड अदर्स, बता दें हर एक ऑर्गन से एक दूसरे को चेक करता है और दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर शेयरिंग। यही दिखाता है कैसे बैलेंस हो पाता है पावर शेयरिंग। कोई भी अपना पूरे पावर की एक्सरसाइज करता है लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाला उसको जांच करता है और यही जो अरेंजमेंट होता है वह सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कहलाता है। बताएं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। दूसरा होता है इंडिया का, बताया कि 3 होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी होता है। कैसे एक्सप्लेन किए बता दीजिए, कौन क्या करता है ये भी बता दिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताते हैं। लेजिस्लेचर मेनली रूल बनाने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसको रूल को वर्क करने का काम करता है, अप्लाई करने का काम करता है, जुडिशियरी चेक करने का काम करता है। ये पूरा काम होता है, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग पार्टी डिवाइडेड है। कैसे देखिए, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है, इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, फिर म्युनिसिपैलिटी के, ग्राम पंचायत के पास। 3 होता है, म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत एक ही है। म्युनिसिपैलिटी आपका मेनली सिटीज में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्राम पंचायत आपका विलेज में होता है, ठीक है, विलेज, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका था वर्टिकल पावर शेयरिंग और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। देखिए वर्टिकल पावर शेयरिंग के बारे में भी लिखने के लिए आ गया, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। A general government for the entire country and government at the provincial or regional level of state level. Such a general government for the entire, देखिए सिंपल समझा दे रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो पूरे देश के लिए काम करता है, रूल बनाएगा, पूरे देश के रूल बनाएगा, उसका जो रूल होगा हर एक स्टेट में लागू होगा, ठीक है। दूसरे लेवल पे आता है सेंटर के नीचे स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, तो जो भी स्टेट का इलेक्शन होगा उसको उसको बनाने, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाने का काम करेगा। जो भी उसके नीचे के रूल्स होगा, म्युनिसिपैलिटीज का रूल्स होगा, ग्राम पंचायत का होगा, सारे के सारे कौन बनाने का काम करेगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाने का काम करेगा। और तीसरा आपका कंकरेंट लिस्ट बताए थे, उसमें दोनों मिलकर बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर। जैसे एजुकेशन हो गया, एजुकेशन पे दोनों पैसा लगाते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जैसे डिफेंस हो गया, वहां पे सिर्फ सेंटर काम करेगा, ठीक है। तो 3 स्टेट आपको बताए थे और आगे जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें आपको फेडरलिज्म में समझा दिया
जाएगा किस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेंट्रल लेवल में क्या आता है, स्टेट में क्या आता है और कंकरेंट में क्या आता है, ये चीज आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट आपका है अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखिए अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में भी आपको पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलेगा। रीजनल ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ठीक है, कम्युनिटी के बीच में, जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था ना वैसे, ठीक है, अब इंडिया में नहीं है कम्युनिटी गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबली ऑन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, among political parties, pressure groups and the movement। देखिए टेक इन द फॉर्म ऑफ कंपटीशन among different parties। देखिए सेम चीज है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इधर, ध्यान रखिएगा। जो बताए इंपॉर्टेंट, सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका 74%, 13%, वो भी 13%, सॉरी 18% में 13 और 5 हो गया था, फिर 7% हो गया था। बेल्जियम बताए थे सबसे पहले कितना परसेंट था, एक जगह 80% था, एक को तो मान के मत चलिए, ठीक है ना, आप एक को लेकर के चलिएगा तो कुछ बनता नहीं। ठीक है, ऐसे ले लीजिए जर्मनी का 1%, 79-20 था। ठीक है, फिर वहां पे 80-20 हो जाता है फ्रेंच में, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी था। लेकिन बेल्जियम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज करता है और 4 बार चेंज करके अपने हिसाब से बनाता है। ठीक है, और अलग अलग लेवल पे, जैसे राजधानी में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, फ्रांस को मनाता है, फ्रेंच को मनाता है, जब नीचे आता है तो पूरे के पूरे देश में डच को मनाता है, और इसका कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाता है। वही जो श्रीलंका था वो ऐसा नहीं कर पाता है, और वहां पे सिविल वार का स्थिति देखने के लिए मिलता है। बहुत ही शॉर्ट तरीका से, बहुत ही आराम तरीका से आपको बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट वे में हर एक चीजों को समझा दी है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, नोट्स कीजिएगा और फिर बनाने का काम कीजिएगा। आपको पावर शेयरिंग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और यहीं से आप बस 4 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। पहला, श्रीलंका कॉम्पोजिशन, श्रीलंका क्या क्या किया था, मैजिस्ट्रेट गवर्नमेंट क्या होता है, बस काम खत्म। दूसरा, बेल्जियम, बेल्जियम किस तरीके से कॉम्पोजिशन था, बेल्जियम में कहाँ पे कितने लोग थे, बेल्जियम क्या क्या रूल बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को कितना बार चेंज करता है, आपका काम खत्म। तीसरा, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग, उसके बाद कुछ याद नहीं करना है। और चौथा क्वेश्चन के बाद 5वां, चेक एंड बैलेंस, पूरा कंप्लीट। यही पार्ट में से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, आप अभी लिख करके ले लीजिए। यहाँ तक यदि वीडियो देखते हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।